हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके श्री नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर से जो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर आपका प्रश्न पत्र है बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी कार्यालय से संबंधित हैं और कंप्यूटर, इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। और मैं आपको हर वीडियो में कुछ आपको नया ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके पेपर में बराबर पूछा जाता है। पिछले ईयर्स के मैंने आपको पेपर सॉल्व में कराया था, उसमें भी आपको प्रश्न मिले थे और क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयारी करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है जब पेपर आपका नज़दीक होता है। तो अच्छे से आप लोग देखते रहिए वीडियो को और अच्छे से आप लोग पेपर को तैयार करिए। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और अगर हमारे पुराने छात्र हैं तो आप लोग एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि वो भी अपना तैयार करते रहें और अपना भी आप भी सिलेबस को तैयार करते रहिए। तो आइए चलते हैं आज के क्लास की तरफ कि आज की क्लास में कौन सा आपका प्रश्न आया है। प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग बिल्कुल और जुड़कर टेलीग्राम से इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्या है आपके इस वीडियो में प्रश्न? पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके शब्दावली निर्माण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका। उत्तर आपका होगा पारिभाषिक शब्दावली स्वरूप और महत्व। ये आपका हेडिंग है इसमें। पारिभाषिक शब्दावली और स्वरूप और महत्व, यानी कि स्वरूप क्या है इसका और महत्व क्या है। इसमें आपका अगर देखा जाए तो बराबर आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था और अच्छे से आप लोग तैयार करके जाएंगे। ये मेरा पूरा आपसे आशा रहेगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी इसमें लिखना होगा आपको, किसी भाव, विचार या संकल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। विज्ञान ने आज के युग में भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक रूप से को परिवर्तित करके इसे इसे समृद्ध और व्यापक बनाने में भारी योगदान किया है। यानी कि अगर किसी भाव, विचार, संकल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता होती है। विज्ञान में आज के युग में भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक रूप से परिवर्तित करने की समृद्धि व्यापक के योगदान बनाने में रखते हैं। यही कारण है कि आज भाषा और विज्ञान का पारंपरिक संबंध में इतना गहरा हो गया है कि यदि वैज्ञानिक विचारों या शब्दावली को भाषा से पृथक कर दे तो उसे हम शब्द का भंडार और व्यक्ति की सामर्थ्य बहुत कम हो जाएगी। यानी इसमें आपका मतलब हो गया कि अगर वैज्ञानिक विचारों की शब्दावली को हम भाषा के पृथक कर देते हैं, जो वैज्ञानिक विचार की शब्दावली है, तो जो ये शब्द का भंडार है और अभिव्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है ये बहुत आपकी कम हो जाती है। अगर बात करें तो गत शताब्दी में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों, खोजों और अनुसंधानों ने भाषा के सामने नए नए प्रश्न खड़े किए हैं और नई आवश्यकताओं को जन्म दिया है। इन्हीं आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया ताकि शब्दावली का निर्माण किया जा सके। यह तो कार्य संपन्न होने की ओर अग्रसर है, परंतु विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में नई से नई संकल्पनाएं और शब्दों के आने शब्दावली निर्माण का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन गया। शब्दावली निर्माण के बाद भारतीय भाषाओं में नए नए वैज्ञानिक ग्रंथों का निर्माण भी किया हुआ, ताकि हिंदी का यह आरोप न लगाया जा सके कि उसके पास वैज्ञानिक ग्रंथों का अभाव है। यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए जो शब्दावली होती है, तो इसमें भारत सरकार द्वारा एक तकनीकी बनाई गई जिसमें शब्दावली का क्या होता है कि निरंतर उस पर काम होता रहा और अनेक प्रकार के शब्दावली निकलते गए, जिससे कि क्या हुआ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे उन पर कोई भी अभाव ना है कि वैज्ञानिकों ने हिंदी के ऊपर पूर्ण रूप से विराम लगा सके कि आपने कोई भी शब्दावली यानी कि शब्द अर्थ का कोई भी उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया है।
फिर आपका आता है कि अंग्रेजों के राज्य में शिक्षा तथा प्रशासन में अंग्रेजी का वर्चस्व था। भारतीय भाषाएं उपेक्षित थीं। धीरे धीरे वैज्ञानिक विकास का प्रभाव भारतीय भाषाओं पर भी पड़ा, जिसके कारण लोगों का दृष्टिकोण बदला और इसी प्रकार भारतीय भाषाओं के नए क्षितिज मिले। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो नया ज्ञान आ रहा है उसे सामान्य जन तक पहुंचाने में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। सभी भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत एक है, जो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की दृष्टि से अत्यंत सुखद है। तो ये है आपका पारिभाषिक शब्दावली के कुल मूल स्रोत। इसमें आप पाते हैं कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदों को अपने विचारों और संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक है। इस कार्य के लिए उन भाषाविदों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है जो भाषाविद धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का उपयोग कर शब्दों में विविधता, विशिष्टता और अर्थ भिन्नता के द्वारा भाषा तथा शब्दों के संकुचित क्षेत्र को विस्तृत कर देते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक विकास के साथ साथ वैज्ञानिक शब्दावली को भी देशव्यापी महत्व है। इसका निर्माण, उपयोग और प्रचार प्रसार न केवल लोकप्रिय साहित्य की दृष्टि से महत्व का है, अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्व का है। यानी इसमें कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अत्यंत क्या है, लोकप्रिय कहाँ के, ये प्रचार प्रसार का इन्होंने बताया है। इनकी जो विशिष्टता, विविधता का अर्थ द्वारा भाषा को, शब्दों को संकुचित क्षेत्रों में विस्तृत करता है। जो विविधता हो गया आपका, विशिष्टता का अर्थ और भिन्नता के द्वारा भाषा का शब्दों के शब्दावली के लिए विस्तृत कर देते हैं। इसी प्रकार जो विज्ञान का सर्वदेशव्यापी महत्व माना गया है, कुछ ये शब्दावली का आपका प्रमुख लक्षण माने गए हैं। आज के युग में किसी देश की प्रगति और उसकी समृद्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग पर निर्भर है। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जैसे जैसे विज्ञान हमारा बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से मनुष्य के जो जीवन का प्रभाव है वो भी बदलता जा रहा है। निरंतर क्या होता है, चेंज होता है। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है सेम उसी प्रकार मनुष्य के समृद्धि और विकास और बुद्धि भी चेंज होती जा रही है। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं और इन परिवर्तनों के लिए नई शब्दावली चाहिए जो भावों को पूर्णता प्रकट कर सके। जैसे नए प्रकार की शब्दावली आ रही है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में पूर्णता प्रकट होने के लिए नए नए प्रकार से परिवर्तन आने चाहिए। तो इसी तरीके से कुछ आपको यहाँ पे ये शब्दावली के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं आपके। उसके बाद फिर आपका आता है कि इन कर सके तथा हर प्रकार की अभिव्यक्ति की उसमें सामर्थ्य हो। सामर्थ्य का मतलब होता है उसमें योगदान हो या उस पर कुछ कार्य कर सके। आम भाषा नई संकल्पनाओं को अभिव्यंजित नहीं कर सकती है। कोई भी भाषा अगर हो तो उसकी संकल्पना जो होती है वो अभिव्यंजित नहीं कर सकती, यानी उस पर हम निरंतर काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए शब्दावली का निर्माण किया जा सकता है। यानी इसीलिए क्या कहते हैं, शब्दावली का हम निर्माण करते हैं जो पूर्णतः स्पष्ट, विशिष्ट और स्वतः पूर्ण हो जाती है। तो यही हमारा भाषा का सबसे मूल स्रोत माना गया है। फिर आपका आता है कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें आपको पढ़ना होगा कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के अस्थायी आयोग द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला आता है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाया जाना चाहिए तथा हिंदी और भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्तरण करना चाहिए। तत्वों और यौगिकों के नाम जिसे आपका आता है कार्बन, हाइड्रोजन, तौल और माप की इकाइयों में जैसे आपका आता है किलोग्राम, कैलोरी हो गया, लीटर हो गया। इसी सेम उसी प्रकार से आपका ये तत्व के जो यौगिक हमें लिप्यंतरण करना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद भी आपका आता है व्यक्तियों के नाम पर बने शब्दों का प्रयोग, जैसे वोल्ट जी हो गए, एम्पियर हो गए आदि। उसके बाद भी आपका आता है वनस्पति विज्ञान, प्राण विज्ञान, भू विज्ञान की नामावली, ऐसे शब्द जिनका संसार में व्यवहार होता है। इसमें आपका आता है रेडियो हो गया, पेट्रोल हो गया, रडार हो गया, इलेक्ट्रॉन,
न्यूट्रॉन। और फिर आपका आता है गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं में संख्यांक, प्रतीक, चिन्ह और सूत्र जैसे साइन, कोसाइन, लाग आदि, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। दूसरा नंबर आपका आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रतीक रोमन लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप में लिखे जाए तथा सीएम सेंटीमीटर। बाल साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में इनके संक्षिप्त रूप नागरी लिपि में भी रखा जा सकते हैं। विशेषतः जैसे तौल और माप के संदर्भ में यथा सेंटीमीटर, ये आपके हो जाते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मुख्य लक्षण। फिर आपका तीसरा नंबर है ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं तथा यथा कैसे आ, बा, सा या का, खा, गा, परंतु त्रिकोणमितीय में केवल रोमन अक्षर ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए। जैसे आपका साइन हो गया, साइन ए, कॉस बी, साइन ए, कॉस बी इत्यादि। ये आपका ये कौन सा मैथमेटिक्स मेथड में आता है और ये आपका आता है किसमें, ये लिपियों में आता है आपके जो ज्यामितीय अंक आपको मिलता है। ज्यामितीय में आबा, सा या का, खा, गा चल सकता है। फिर चौथा नंबर आता है हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता। अगर हम हिंदी पर्यायों की जो चुनाव करते हैं उसमें आपका सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पांचवा नंबर आता है सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिक एकरूपता लाना ही उद्देश्य होना चाहिए। तो और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं और संस्कृत धातुओं पर आधारित हो। जैसे आता है आपका ऐसी देसी शब्दों में हमारी भाषाओं में सामान्य वैज्ञानिक शब्दों के लिए आधार पर प्रचलित हो गए हैं। जैसे आपका आता है टेलीग्राम के लिए तार, एटम के लिए आपका परमाणु आदि। तो ये आपके आते हैं, इसके लिए भाषाओं के लिए आपके संस्कृत धातुओं के लिए आधारित होना चाहिए। और उसके बाद में फिर आपका ऐसी भाषाओं में जिसमें भाषा सामान्य वैज्ञानिक शब्दों के लिए प्रचलित होनी चाहिए। जैसे अब संस्कृत में अगर अहम हो गया, त्वम हो गया, अहम गच्छति हो गया, पतति हो गया, तो इस तरीके से आपको अजम हो गया आपका। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपकी भाषा हैं और ये आपके शब्दावली होते हैं। फिर छठा नंबर आता है कि अंग्रेजी शब्दों का नित्यंत्रण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण देवनागरी वर्गों में नए चिन्हों तथा प्रतीक सम्मिलित करने की आवश्यकता पड़े। यह लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के लिए अधिक से अधिक अनुकूल हों और उनमें ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हों। फिर सातवां नंबर आपका आता है कि हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द होते हैं उसे हम अन्यथा शब्दों को अन्यथा बिना किसी कारण होने के उसे हम पुल्लिंग के रूप में ही लिख सकते हैं। आठवां नंबर आता है कि वैज्ञानिक शब्दावली में संकर शब्द, जैसे आपका आता है आयनीकरण के लिए आयनीकरण, यानी कि इसमें संकर शब्द आपका आता है कौन कौन सा, आयनीकरण होता है, आयनीकरण। वोल्टेज के लिए हम वोल्टता बोलते हैं। फिर आपका आता है स्पोनीटर, स्पोनीटर का मतलब होता है साबनीकरण आदि। तो ये आपके वैज्ञानिक शब्दावली जिसे हम कहते हैं संकर शब्द, जिसे बोलते हैं हम क्या कहते हैं, इसे हम संकर शब्द बोलते हैं, इसे हम वैज्ञानिक शब्द की भाषा में जानते हैं। तो ये सब सारे शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। शब्दावली के बारे में हम आपको हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको पूर्ण रूप से समझ में भी आ रहा होगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों अच्छे से मज़े से क्लास को देखते रहिए। ये प्रश्न आपके बार बार पेपर में पूछा गया है और अच्छे से आप लोग ज़रूर पढ़िए दोस्तों। उसके बाद फिर आठवां नंबर में फिर आपका था कि इस आदि साबनीकरण आदि के रूप में आवश्यकता अनुसार सामान्य और प्राकृतिक भाषा शास्त्रीय नियमों के अनुसार बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके भाषा शब्द जो हमने अभी संकर शब्द के बारे में मैंने बताया, तो वो कुछ इसी तरीके से आपका होता है। जैसे आयनीकरण हो गया, वोल्टेज हो गया, स्पोनीटर। हिंदी कुछ और आता है आपका, लेकिन इसका इंग्लिश शब्द क्या होता है, डिफरेंटल, इसमें डिफरेंशियल दिखाई पड़ता है, यानी कि इसमें आपको डिफरेंट दिखाई देना पड़ता है। 9वां नंबर आपका है कि कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग होना चाहिए। जो कठिन संधि होते हैं हमारे, उसको हम कम से कम प्रयोग करते हैं और संयुक्त शब्दों के बीच में हाइफन लगा देनी चाहिए, हाइफन लगाना चाहिए। हाइफन का मतलब होता है
कि उस पे हम अंकुश लगा दें। इससे नए शब्द संरचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलते हैं। हाइफन लगाने देने से हमें नए शब्द का हो जाता है और अच्छे से ये सरल हो जाते हैं, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी मिलती है। जहाँ तक संस्कृति पर आधारित जैसे अभिवृद्धि का संबंध है, इसे हम व्यवहारिक, ताक्षणिक आदि प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में अभिवृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित है, परंतु नए बनाए गए शब्दों में इससे हम बचा जा सकता है। इससे जो नए शब्द अभिवृद्धि जो हुई संस्कृत में, इसमें हम जो नए शब्द हमारा बना है उससे हम क्या करते हैं, बचे जा सकते हैं। जैसे आपका व्यवहारिक आ गया, ताक्षणिक हो गया, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अभिवृद्धि के बारे में बताया जाता है। 10वां नंबर आता है अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं तथा जैसे आपका आता है, जैसे प्रचलित हो गए हैं, जैसे आपका इंजन आ गया, मशीन आ गया, मीटर हो गया, टॉर्च हो गया आदि को इसी रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो ये आपके सारे शब्दावली के अंतर्गत आते जाते हैं। फिर 11वां नंबर आपका आता है इसमें कि संकल्पनाओं का व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्य रूप से अनुवाद करना, जो संकल्पनाओं को व्यक्त करते हैं उसमें जो कठिन शब्द होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनुवाद करते हैं। 12वां नंबर आता है कि नए अपनाए गए शब्दों में आवश्यकता के अनुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप से लिखना चाहिए। जो हमारे वो नए शब्दावली में है उसमें हम जिस आवश्यकता पड़ने पर हम उसे हलंत लगा के क्या करते हैं, सही रूप से लिख सकते हैं। जैसे आपका हो जाता है ह्यूम, तो ह्यूम के अंदर हम हलंत लगाते हैं। ह्यूम आपका आता है हलंत में इस तरीके से, आप वहाँ पे हलंत लगाते तो इसका मतलब हो गया, इसको हम शुद्धता यानी कि शुद्धता पूर्व से लिख सकते हैं। फिर 13वां नंबर आता है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपका परंतु आ गया, लेंस, पेटेंट आदि शब्दों का लिप्यंतर लेंस हो गया, पेटेंट हो गया, पेटेंट ना करके हम लेंस पेटेंट ही करना चाहिए। लेंस जो आपका ये हो जाता है, इस तरीके से लेंस लिखते हैं तो लेंस में आप कुछ इस तरीके से कर दिए, पेटेंट हो गया तो पेटेंट आप इस तरीके से, तो लेंस और पेटेंट का आप लोग सही रूप से निवारण कर सकते हैं इस तरीके से। उसके अंदर फिर आपको आता है इसमें आगे कि उपर्युक्त आधारभूत सिद्धांत के आधार पर विज्ञान और तकनीकी शब्दावली ई आयोग ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान आदि के क्षेत्रों के लिए पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का कार्य किया। तो ये सारे क्या हुए कि जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें इनका मुख्य योगदान माना जाता है। तो ये रहा आज के इस वीडियो के आपके लास्ट और सबसे बढ़िया प्रश्न, जो हिंदी से बिलोंग करता है, आपका हिंदी व्याकरण से, जो हिंदी कार्यालयी हिंदी ले रखे हैं यानी कि सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्र हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है और अच्छे से आप लोग एक एक प्रश्न तैयार करेंगे तो बहुत ही टाइम है, आप अच्छे से तैयार करेंगे। आपको जो भी नहीं समझ में आया जो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, मैं आपको दूसरे प्रश्न में कुछ अलग करके आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ जो आपको समझ में आए। और बिल्कुल मज़े से आप लोग पढ़िए, इसमें आपको कोई घबराहट वाली बात नहीं है, अच्छे से पढ़िए, मज़े रहिए, आनंद लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। इसी के साथ अगली वीडियो में धन्यवाद दोस्तों।